तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनके थ्योरी का दूसरा नाम है नीड थ्योरी, यानी आवश्यकता का सिद्धांत। फिर है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, मानवतावादी सिद्धांत। फिर इसी को कहते हैं हिरार्की ऑफ नीड्स, यानी कि आवश्यकता का पदानुक्रम। तो ये नाम है, अलग अलग नामों से इन थ्योरी को जाना जाता है। बेसिकली यही है, मानवतावादी कहेंगे या आवश्यकता का सिद्धांत कहेंगे या आवश्यकता का पदानुक्रम। तो इन्होंने टोटल 5 स्टेज में बांटा इनको। कितने स्टेज में? 5 स्टेज में। और अपने थ्योरी को दिया कि सबसे पहले जो आएगा, किस स्टेज पे आएगा बच्चा, ऊपर वाला या नीचे वाला? पहले भी पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो होता है वो नीचे वाले लेवल का होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर ये होगा, ठीक है, ये 1 होगा, ये 2, 3, 4 और 5। तो ऊपर जा कर के सबसे हाईएस्ट लेवल हो जाता है। तो सबसे पहले इनका मानना है कि पहला जो होगा वो फिजियोलॉजिकल नीड्स आएगा। क्या आएगा? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसको कहते हैं शारीरिक आवश्यकता या दैहिक आवश्यकता। दूसरा आता है सेफ्टी नीड्स, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा आता है लव बिलोंगिंगनेस, यानी प्यार या स्नेह की भावना यहाँ आएगी, प्यार स्नेह, ठीक है। और चौथा आ जाता है स्टीम या सेल्फ स्टीम, इसको कहते हैं। इसका मतलब हुआ आत्म सम्मान। और लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको कहते हैं आत्म सिद्धि। तो ये 5 स्टेज है। आइए एक एक करके इन 5 को जानते हैं। कितने स्टेज? 5। पहला कौन सा होगा? शारीरिक। दूसरा होगा सेफ्टी यानी सुरक्षा, ठीक है। तीसरा होगा स्नेह या प्यार। चौथा आत्मसम्मान। 5वां आत्मसिद्धि होगा, सॉरी, आत्मसिद्धि। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थ्योरी पढ़ लेंगे अपने आप याद हो जाएगा। तो रटना उठना नहीं है, 5 होता है, सिर्फ याद रखना है। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि इसको कहेंगे शारीरिक आवश्यकता। अब ये शारीरिक आवश्यकता में क्या क्या आएगा? तो मैस्लो का मानना है कि कोई भी स्टेज छोड़ करके बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई भी समाज, कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। फिजियोलॉजिकल नीड कहता है कि मानव का शारीरिक रूप से जो बेसिक नीड है, शरीर की जो आवश्यकता है वो पूर्ति होनी चाहिए। शरीर की क्या क्या बेसिक आवश्यकता है? सबसे पहले जिंदा रहने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? सांस लेने की ज़रूरत होगी, यानी खाना होगा, भोजन जिसको कहेंगे, कपड़ा होगा, मकान होगा। तो ये सब चीज़ें, जैसे कहेंगे नींद हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे जैसे भूख, इसके बिना जिंदा रह सकते हैं क्या? भूख नहीं मिटेगी तो नहीं रह सकते हैं। फिर कहेंगे नींद, बिना सोए हुए कितना दिन रह सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन नहीं सोएंगे, उसके बाद पागल हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप कोचिंग में नहीं, चौक पे मिलेंगे। तो नींद हो गया, प्यास हो गया, तो ये सब क्या है? तो सेक्स हो गया। ये सब जो है लिंग, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग आता है, तो ये सब किस में आएगा? आपका दैहिक आवश्यकता में होगा। इसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है या इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यही वजह है, इनका थ्योरी देने का मकसद ये था कि मोस्ट लोग जो है, मोस्टली ज़्यादातर लोग इस स्टेज को आगे नहीं कर पाते, इस स्टेज से आगे नहीं जा पाते। जब इस स्टेज को पार करेगा तभी वो सुरक्षा की भावना में जाएगा या अपना शिक्षा ग्रहण करेगा। अभी आ रहे थे रास्ते में, देखे कुछ बच्चे थे, कल ही थे, वहाँ रहते लगा करके 10th। तो वो बच्चे कहीं से घूम के आए दोपहर में। अब वो कह रहा है कि मेरा घर डूब गया, ये है, खाना पीना दो, इस तरह से। मतलब वो किस तरह से, मतलब ये कर रहा है, आपको डिमोरलाइज कर रहा है। आप इमोशनली तौर पे लगे, हाँ सच में इनका घर डूबा है, 6 महीने से यही है, उनका घर कैसे डूब गया, कहाँ बाढ़ आ गया। तो इस तरह से बच्चे हैं। अब उन बच्चों की बेसिक आवश्यकता है, एग्जाम्पल देने का मतलब ये है, उनकी जो बेसिक आवश्यकता है, ये भूख खत्म नहीं हो पा रही है, उसको 3 वक्त की अच्छी रोटी या खाना नसीब नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए आदमी संघर्ष करता है समाज में। तो सबसे पहला आवश्यकता होता है कि वो उनकी भूख मिटे या अच्छी खाना खा सके, 3 वक्त की अच्छी खाना मिल सके, आराम से रह सके। तो जब ये नीड पूरा होगा तभी आगे सोचेगा। जब खाना पीना मिलेगा, अच्छी नींद आ रही है, प्यास बुझ रहा है, सब कुछ इधर ठीक है, सेट है, तब आगे के बारे में सोचेगा। फिर वो पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचेगा, फिर सेफ्टी के बारे में सोचेगा, पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर आगे की सोचेगा। तो इस स्टेज से बहुत सारे लोग नहीं निकल पाते हैं, दैहिक आवश्यकता से नहीं निकल पाते हैं। इसी वजह से स्कूल में मिड डे मील जो लागू किया गया है, तो किस लिए किया गया है?
क्या गया ना, दिन में खाना दिया जाता है सरकारी स्कूल में, क्यों? इन्हीं मानवतावादी से प्रेरित होकर के, ये नहीं है कि वहाँ खाना इसलिए दिया जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से बिना खाए हुए आते हैं या उनकी खाना पूर्ति नहीं हो पाती है, तो भूखे बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, इस वजह से दोपहर में किसी के यहाँ खाना बनाए नहीं बनाए। इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, इस नीड को पूरा करने के लिए बेसिकली बच्चों को खाना दिया जाता है। दूसरा ये भी रीज़न है कि बच्चे लंच में जो घर जाते थे तो दोबारा वापस नहीं आते थे, हम लोग खूब करते थे, लंच में गए उसके बाद नहीं जाना स्कूल दोबारा। तो ये चीज़ों, इस चीज़ को कि बच्चा ड्रॉप आउट ना करे स्कूल को, इसके लिए लाया गया कौन सा थ्योरी? ये मानवतावादी सिद्धांत कहता है कि ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए। तो पहला स्टेज समझ में आया, शारीरिक आवश्यकता सबसे ज़रूरी है, इसके बिना आगे स्टेज में नहीं जा पाएगा। अब शारीरिक आवश्यकता में जो भी है, खाना है, पीना है, आर्थिक चीज़ें हैं, तो इस स्टेज से निकल पाएगा तभी आगे के बारे में आदमी सोच पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो यही चीज़ लिखा हुआ था यहाँ, देखिए दैहिक आवश्यकता व्यक्ति पहले इसे पूरा करना चाहता है तब अगले स्तर के बारे में सोचता है। तो बेसिक चीज़ ये सब चीज़ें पूरी हो जाएगी तब आगे के स्टेज में जा पाएगा, नहीं तो यहीं खाते कमाते ज़िंदगी गुजर जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं गांव में, देखना स्कूल ना भेज करके उसको बकरी चराने भेजा जाता है, क्यों? क्योंकि आवश्यकता है, कमाने की आवश्यकता है। छोटे बच्चे काम करने लगते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो स्कूल भेज सके इस तरह से, या उस तरह से सोच भी नहीं हो पाती है, क्योंकि बेसिक चीज़ें ज़रूरत, उसकी बेसिक ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो पाएगी, तो आगे शिक्षा के बारे में उनके दिल में या दिमाग में ख्याल ही नहीं आता है कि पढ़ाना लिखाना भी बच्चे को। तो ये सब चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है सेफ्टी नीड। जब वो नीड पूरा हो जाएगा तब अब वह आदमी क्या सोचेगा कि चलो अब सब कुछ तो हो ही गया, खाना पीना भी हो रहा है, अच्छा है, कपड़ा वपड़ा भी पहन रहे हैं, सब ठीक ठाक है, अब इसकी सुरक्षा तो चाहिए, सुरक्षा तो चाहिए ना। तो एक घर होना चाहिए, एक छत होना चाहिए जिसके नीचे इंसान रह सके, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए पैसा कमा करके लाए तो उसको रखने के लिए घर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। चोर उचक्कों से बचने के लिए एक से सुरक्षा होनी चाहिए, एक सुरक्षित वातावरण फील कर सके। तो उस स्टेज से निकल करके, शारीरिक आवश्यकता से निकल करके आप कहाँ आ गया? सेफ्टी नेट पे। जब वो आवश्यकता पूरा हो जाएगा इंसान का, तब वो सुरक्षा खोजने लगेगा, कहीं समाज में रहेगा, एक जगह रहेगा, घर बनाएगा, अच्छे से वहाँ रहने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? सुरक्षा की भावना। अब क्या करेगा? वो सुरक्षित महसूस करना चाहेगा, यानी क्या करेगा? घर चाहिए रहने के लिए। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे अच्छा, बॉडीगार्ड भी रखना है ना रहने के लिए, ठीक है, पैसा हो गया तो रख सकते हैं। रहने के लिए घर, बॉडीगार्ड दीजिए। और कुछ हो सकता है। तो सुरक्षा के लिए जो जो चीज़ करनी पड़ी, बैंक अकाउंट होना चाहिए पैसा रखने के लिए, तो ये सब होगा आपका क्या? कौन सा नीड? सेफ्टी नीड, जहाँ पर आप सुरक्षित फील करते हैं। अब ये चीज़ भी पूरा हो गया, चलिए सुरक्षा भी हो गया, घर द्वार बना लिए, पैसा तो कमाए थे, पढ़ लिख लिए थे, सुरक्षा भी मिल गया। अब क्या होगा आगे? क्या? बाइक बिल्कुल आएगा, अपना ऐश्वर्य की चीज़ होनी चाहिए। अब उस बाइक को दिखाने के लिए भी कोई होनी चाहिए, ठीक है। अब कौन आएगा? अब आ जाता है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड। इसी को कहते हैं प्यार या स्नेह की भावना, या स्नेह की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता, ठीक है। अब घर उर बना लिया है, आदमी पैसा वाला हो गया, अच्छा घर बना लिया है, अब चाहिए उसको, ठीक है, प्यार चाहिए। जरूरी नहीं है शादी ही हो, घर वाले से प्यार से, घर वाले में मोहब्बत तो होगा ही होगा, रिलेशनशिप बढ़ाएगा, खाला मौसी के यहाँ जाएगा घूमने के लिए, वहाँ भी कपड़े दे करके आएंगे, चलिए पर्व त्यौहार है थोड़ा दे देते हैं उनके बच्चों को भी। तो इस तरह से क्या करेगा? अपना बढ़ाएगा, आप क्या प्यार मोहब्बत बढ़ाएगा, रिश्ता बढ़ाएगा। फिर बोलेगा घर में एक अच्छी सी या अच्छे से दूल्हा दुल्हन देख करके शादी करा दीजिए। पैसा कौड़ी है बर्बाद जा रहा है, घर में बाइक लगी हुई है, रोला तो काटते हैं लेकिन कोई देखने वाला है ही नहीं। तो अब यहाँ पर व्यक्ति को क्या चाहिए? प्यार या स्नेह। इस स्टेज में आकर के क्या कहेंगे? रिश्तों के लिए क्या? रिश्तेदारी कहेंगे, रिश्ते मजबूत करेंगे। शादी भी कर लेगा, ठीक है, बढ़ेगा ऐसे ही ना, रिश्ता बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा? अब यहाँ पर प्यार मिलना। अब हो गया, शादी उदी हो गया, क्योंकि पैसा वैसा भी था, घर द्वार था, शादी भी करवा दिया, चलिए खुश है बंदा एकदम, शादी वादी करके अब सेट हो गया लाइफ। अब क्या करेगा आगे? अब जब बोल रहा है इतना कुछ हो ही गया तो अब सम्मान मिलना चाहिए, अब कुछ तो मेरी वैल्यू है, इतना कुछ कर ली, इतना पैसा भी आ गया, तो अब वो समाज में निकलेगा और समाज में खोजेगा
सम्मान, ठीक है, तो इसको कहते हैं सम्मान की आवश्यकता। तो मैस्लो कहते हैं अब चाहिए सम्मान। क्लासरूम में ही आप लोग आते हैं, आपको चाहिए फुल इज्जत भाई, पढ़ाई लिखाई जो हो वो अलग बात है, चाहिए फुल इज्जत, चाहिए कि नहीं चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं वो भी यही टीचर से हमेशा यही अपेक्षा रखते हैं कि मेरा नाम ले, मेरी तारीफ करे, या इस तरह से मैं जवाब दूं क्लासरूम में कि सर बोले वाह बेटे बहुत अच्छा तैयारी करा, ऐसे पढ़ो आगे बढ़ो धीरे धीरे, तो वो क्या होगा, उनको एक सम्मान मिलता है, तो अपनापन फील करता है। इसी को कहते हैं सम्मान की भावना। बच्चे को अपनत्व लगना चाहिए, उसकी वैल्यूज होनी चाहिए क्लासरूम में। और 2-4 बार अगर सर बड़ाई कर दिया तो फिर कॉलर खड़ा करके तीसरे दिन से आने लगता है, सर हमको चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब समाज में पैसा हो गया है, शादी भी हो गई है, अब समाज के लिए वो काम करेगा, कुछ ऐसा काम करेगा जहाँ समाज में नाम हो। 4 लोग बोले बीच में कि हाँ देखिए ये जा रहे हैं जो रहमान मास्टर है, फलाना मास्टर है, बहुत अच्छे अखलाक के आदमी है, ये समाज में हमेशा तत्पर रहते, रात में भी फ़ोन कर दे तो अच्छा लगा ना सुन करके नाम लिए तो। हाँ, तो यही वाली है सम्मान वाली भावना, ठीक है। तो ये सम्मान पाना चाहता है कहाँ पर अब बच्चा, समाज में। इंसान समाज में यही सम्मान पाना चाहता है, 4 लोग तारीफ करें, फिर दोस्त सर अच्छे हैं, अच्छा पढ़ा लेते हैं, इस तरह से सुनना चाहता है। मुंह पे नहीं कहे लेकिन अगल बगल में बात होनी चाहिए। कोई आ करके अगर बोल देता है कि हाँ फलाना बोली बोल फिर दोस्त ने अच्छा CDP पढ़ाई, तो हमको भी सुन के लगता है अच्छा थोड़ा चलो और मेहनत करके पढ़ाया जाए बच्चे को, और अच्छा रिजल्ट दिया जाए ताकि और नाम हो। तो ये है सम्मान की भावना। तो यहाँ पर क्या करेगा बच्चा, इंसान क्या करेगा, सम्मान पाने की चाह रखेगा, ठीक है। इसके लिए जो भी करना होगा वो समाज में करेगा इंसान। अब सम्मान भी मिलने लगा, सब कुछ पूरा हो गया, एज भी लगभग ख़त्म होने वाला है, 40 साल पूर गया या 30-35 साल हो गया, 40 साल पूर गया। अब क्या करेगा, बाल बच्चे भी हो गए, पढ़ा भी रहे हैं, सम्मान भी मिल गया, पैसा भी है, पावर भी है, सब कुछ है। अब आ जाता है लास्ट स्टेज जहाँ पर कि व्यक्ति बहुत कम पहुँच पाते हैं, इसको कहते हैं आत्मसिद्धि। अच्छा, स्वर्ग की चाहत, बहुत अच्छे, हाँ सही बोले, हंसने की बात नहीं है, ठीक है। अब चाहिए कि अल्लाह अल्लाह भगवान भगवान कर करके इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन इससे पहले, जाने से पहले समाज में ऐसा कुछ कर दे कि वो ज़िंदगी भर याद रखे, मेरे कर्मों को याद रखे, सिर्फ सम्मान पा लेने से नहीं होगा। अब ये इंसान चाहता है कि देश के लिए कुछ करे, एक बड़े समाज के लिए कुछ करे, तो ऐसे में निकल करके आएगा आपके देश राज्य के शिबू सोरेन, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, झारखंड को अलग करवाया था, लड़ाई लड़ी थी, ऐसा सुनने में आता है, नहीं रियल में है। तो वो इस तरह से मतलब क्रांतिकारी आदमी थे। तो क्या है, तो आत्मसिद्धि लेवल पे कहेंगे ऐसे लोग पहुंच पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचा, पूरे राज्य के बारे में, पूरे स्टेट के बारे में सोचा, या पूरे अपने एक कौम के बारे में सोचा कि संथाल परगना है, यहाँ पर इस तरह से अलग दर्जा मिलना चाहिए, अलग स्टेट होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने, ये एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि आप लोग बेहतर तरीके से सीख पाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आत्मसिद्धि वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम में, एक कोई कर्नल था, उन्होंने कारगिल के युद्ध में अपनी देश की रक्षा करने के लिए क्या किया, शहीद हो गए, जो कि मानवता के लिए ठीक नहीं है, जान देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये भावना है आत्मसिद्धि की कि आज मैं अगर अपना बलिदान दे रहा हूँ तो कल चल करके, आगे चल करके हमारे बच्चे शांति से सुरक्षित इस देश में रह पाएंगे। इस वजह से ऐसी भावना अगर आ जाती है तो वो पूरे समाज और पूरे देश की चाह करता है, फिर वो अपनी फिक्र नहीं करता है, अपना जान देने के लिए तैयार हो जाता है। कौन सा नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मसिद्धि। तो समझ में आया आत्मसिद्धि, क्या समझ में आया कि पूरे समाज, या पहले तो लिखेंगे इस स्टेज पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, इस स्टेज पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। महात्मा गांधी चाहते तो लग्जरी जीवन जी सकते थे, अच्छा कपड़ा पहन सकते थे, अपना अच्छा गाड़ी में घूम सकते थे, फोर्ड का गाड़ी खरीद लेते, कार खरीद लेते, उसमें घूमते, देश को आज़ाद कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, आज़ाद करने के लिए एक ही धोती में पहन करके उसी को ओढ़ते थे, उसी को पहनते थे। तो ये है आत्मसिद्धि का भाव। वो चाहते हैं कि आज अगर हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे तो आगे का जनरेशन हमें याद करेगा और याद करता रहेगा, और अभी याद कर रहे हैं, पैसे पे नाम है, राष्ट्रपिता है। तो ये भावना उसके अंदर थी। तो उन्होंने क्या किया, एक बार वो पहले पहनते थे कोट पैंट, तो किसी ने कह दिया कि इतना अच्छा पहनते तो इस तरह से भाषण देंगे, ये करना वो करना। कभी हम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आटे का भाव क्या होता है। उसी दिन उन्होंने क्या किया, कोट पैंट उतारा और धोती पहन लिया।
तो ये होता है आत्मसिद्धि का भाव, यानी कि क्या कर रहा है वो, देश के लिए लड़ रहा है। तो पूरे देश या समाज कहेंगे, पूरे समाज या देश के लिए जान भी देना पड़े तो व्यक्ति पीछे नहीं हटता है, पीछे नहीं हटेगा। जिसमें ये भाव आ गया वो व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटेगा, देश के लिए कुर्बान हो जाएगा। तो आप लोगों में से कौन कौन कुर्बानी देंगे? सिर्फ 8 घंटा पढ़ने के लिए, जान नहीं देना है, ठीक है? देख रहे हैं? हाँ। अच्छा, इसमें गांधी जी लिख लीजिए, थोड़ा याद रहेगा। हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या? नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो ये था अब्राहम मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड, या कहेंगे पदानुक्रम का सिद्धांत, 5 थ्योरी। अब कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान में इस सिद्धांत की उपयोगिता। ये जो थ्योरी पढ़े इसको शिक्षा के क्षेत्र में कैसे लागू कर सकते हैं, क्लासरूम में एज ए टीचर कैसे लागू करेंगे। तो सबसे पहला कि मिड डे मील। अब ये मिड डे मील क्यों लाया गया? इसी सिद्धांत पर आधारित है, इसी सिद्धांत पर आधारित है मिड डे मील, यानी दोपहर का खाना जो स्कूल में दिया जाता है कि बच्चे आते हैं घर से, कुछ बच्चे खा करके आते हैं, नाश्ता करके आते हैं, कुछ भूखे आते हैं। तो सबसे पहला नीड होता है शारीरिक नीड, और इसी नीड की इस नीड को पूरा करने के लिए मिड डे मील लाया गया। अगर यहाँ पर भूख खत्म हो जाएगा, बच्चे का पेट भर जाएगा, तो दिमाग में भी बातें उतरने लगेगी, और भूखे रहेंगे तो ये चीज़ें सीख नहीं पाएगा, दिमाग में नहीं जाएगा। तो इसलिए लाया गया है, बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट ना करें, इसके लिए लाया गया मिड डे मील। तो किस पर आधारित है? अब्राहम मैस्लो के पदानुक्रम सिद्धांत पर। दूसरा कह रहा है शिक्षक को बालक की आवश्यकता को समझने में मददगार। बच्चे की क्या नीड है कौन समझेगा? टीचर समझेगा, और जब टीचर समझ पाएगा तब उसके अकॉर्डिंग प्लान कर पाएगा, पढ़ा पाएगा बच्चे को समझ पाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? टीचिंग को प्लान कर पाएगा। तीसरा, छात्रों को प्यार व सम्मान दें। तो हमेशा क्या करना है? प्यार व सम्मान देना है, डांटना नहीं है, तिरस्कार करना नहीं है। तो बच्चे को एक उम्मीद होता है टीचर से, हर एक बच्चे को, छोटे बच्चे को अपने टीचर से उम्मीद होता है कि वो उसका सम्मान करे, ठीक। फिर छात्रों को सफलता के लिए प्रेरित करें। तो हमेशा जो है किसी भी तरह का छात्र हो, चाहे वो एकेडमिक में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हो, लो हो, हमेशा उसको प्रेरित करना है कि जैसे वो जो एग्जाम्पल देते हैं भरतराज वाला, कहानी पढ़े हैं कि एक जो पत्थर है वो घिस जाता है किससे? एक रस्सी से कुएं पे। तो ये चीज़ें प्रेरित करना इस तरह से बच्चे को कि वो जब घिस सकता है, एक रस्सी अगर पत्थर को घिस सकता है, तो आपकी मेहनत से आपकी लाइफ क्यों चेंज नहीं हो सकती? आप क्यों नहीं सीख सकते हैं? इस तरह से छोटे बच्चे को मोटिवेट करना है, और उसके अंदर असफलता के भय को प्रवेश करने ना दें। तो इस तरह से कभी भी बच्चे में ये भाव पैदा ना हो कि वो बच्चा फेल होगा या असफल होगा। इस तरह से ये टीचर को इस थ्योरी को लागू करना है। बच्चे को बीच बीच में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, इसीलिए एज ए टीचर एक मोटिवेटर भी होना चाहिए। कब लागू 95-96 में कब हुआ था उतना कन्फर्म नहीं, देख लेना, लेकिन वही होगा, है ना। अब नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत। अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत। अब ये क्या कह रहा है? ये भी मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। इसका एक स्लाइड ले लेते हैं। नीड ऑफ मोटिवेशन। अब इसके 3 पार्ट है, कितने? 3। सबसे पहला है नीड ऑफ अचीवमेंट, दूसरा है आपका नीड ऑफ पावर, और तीसरा आ जाता है आपका नीड ऑफ एफिलिएशन। इसको कहते हैं उपलब्धि
की आवश्यकता। ये है आपका नीड ऑफ पावर, यानी सत्ता की आवश्यकता कह सकते हैं। और है आपका संबंध की आवश्यकता। अब तीनों को समझिएगा, बच्चे में किस तरह से इस मोटिवेशन को, कौन से मोटिवेशन को बढ़ावा देना है, कौन से कम करना है। तो इन तीन चीज़ों में से देखिएगा, सबसे पहला होता है नीड ऑफ अचीवमेंट, तो उपलब्धि। कोई भी बच्चा कोई एक डिग्री जैसे डॉक्टर बनना चाहता है, वो उसकी उपलब्धि होगी, अगर वो बन गया तो उसके लिए अगर वो पढ़ रहा है तो कहेंगे अच्छी बात है या बुरी बात है। तो सही बात है, कोई भी उपलब्धि बनना हासिल करना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, तो यहाँ पर क्या करेगा, उपलब्धि के लिए बच्चा पढ़ेगा। तो ये बात ठीक होता है, ठीक है, उपलब्धि के लिए अगर पढ़ रहा है तो ठीक है, आगे भी और पढ़ेंगे बताएंगे। यहाँ पर सबसे अच्छा कहेंगे कोई उपलब्धि या अचीवमेंट के लिए पढ़ रहा है, मोटिवेटेड है, तो ऐसा गोल टीचर को बच्चे में इनकलकेट करना है, डालना है, बढ़ावा देना है, क्या, उपलब्धि के लिए। फिर है दूसरा नीड ऑफ पावर। अब ये वाला मोटिवेशन जिसमें आ जाएगा तब तो फिर बोलिए ही मत। अब यहाँ पर इस तरह से मोटिवेटेड रहता है, वो चाहता है कि मेरे अंदर मैं पढ़ करके इस तरह से पावरफुल इंसान बन जाऊँ कि समाज में अगर मैं पुलिस या दरोगा बन जाऊँगा, तैयारी करूँगा। वो इसलिए पुलिस दरोगा का तैयारी करेगा क्योंकि उसके पड़ोस वाले से बनता नहीं है, वो अगर कुछ करता है तो उससे जलता है, हमेशा झगड़ा होते रहता है, और ये मन सोचता है कि एक बार हमको बन जाने दीजिए कुछ उस विभाग में, फिर आकर के एक एक करके बताएंगे। तो ये बदला लेता है आकर के, ठीक है। अब कोई बोल रहा है वो ठुकरा के मेरा प्यार वाला बदला ले रहा है, तो हो सकता है वो वाला। तो यहाँ पर अब क्या करेगा बच्चा, किस लिए मोटिवेटेड है, पावर के लिए। तो ये वाला उतना अच्छा नहीं है, उपलब्धि तो यहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन उस पावर का वो क्या करेगा, गलत फायदा उठाएगा, जो कि नहीं उठाना है। तो यहाँ पर सत्ता के लिए, पावर के लिए बच्चा मोटिवेटेड है, पास तो यहाँ भी करेगा, यहाँ भी निकालेगा, पढ़ेगा यहाँ भी, लेकिन पावर का वो गलत इस्तेमाल करेगा। फिर होता है एक संबंध की आवश्यकता। अब कुछ लोग होते हैं या कुछ बच्चे होते हैं, उसको किसी दूसरे ग्रुप में जुड़ना होता है, उसके ग्रुप की एक्टिविटी को, एक ग्रुप है उसमें उस बच्चे को ऐड नहीं किया जा रहा है, वो बोल रहा है बार बार हमको भी उस ग्रुप में शामिल कर लो ना, तो बोला नहीं तुम नहीं चलेगा, हम लोग का यहाँ मारपीट वाला ग्रुप है, तुम कमज़ोर बच्चा है, पढ़ने लिखने वाला, पढ़ने लिखने पर ध्यान दो। अब ये क्या करता है, वो बच्चा जिसको ये बात बोला गया, अब वो उसी तरह से बाल कटाएगा, छपरी की तरह पिस्तौल लेके घूम रहा है फालतू में, तो उसको लगेगा कि उसको ग्रुप को लगना चाहिए ये बच्चा अभी हमारे ग्रुप में आने के लिए तैयार है, तो वो उसके अकॉर्डिंग मोटिवेटेड रहता है और वो बच्चा तैयारी करने लगता है उस ग्रुप में शामिल होने के लिए, उसी की तरह एक्टिंग करने लगता है। तो यहाँ होता है संबंधों की तैयारी। ये वो या कोई एक बच्चा था मेरा ही, अब वो था प्यार मोहब्बत करता था, इससे सीटेट का ही था, पढ़ाई छोड़ने से 10 साल हो गया था, उसके बाद इंटर किया और DLED में एडमिशन लिया। तो उसके वालिद साहब लड़की के बोले कि अगर तुम सीटेट पास कर जाओगे तो आगे आपके बारे में हम सोचेंगे। अब उसके अंदर जो है ना जगह मोटिवेशन ये वाला, ठीक है, क्लास में एडमिशन लिया, फिर तो सर ऐसे ऐसे बात है, हमको जो है ना किसी तरह वो बताया नहीं प्यार मोहब्बत वाला, हमको इस बार किसी भी तरह करके सीटेट निकालना है। और वो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था, ये पंखा वगैरह ये सब सही करता था, पूरा मोटिवेशन तगड़ा वाला जग गया उसके अंदर। आ रहा है हमको पढ़ाई छोड़ने इतना दिन हो गया, हमको समझ में नहीं आता क्या है CDP क्या EVS, कुछ समझ में नहीं आता, जीरो से पढ़ना। कोई बात नहीं, पढ़ो, 1-2 महीना पढ़ा तो फिर बच्चे से पूछे वो लड़का इतना मेहनत कैसे करता है, तो नहीं समझे सर हम लोग प्यार में मामला है, ऐसे ऐसे बोला। तब वो देखे बच्चा इतना मेहनत किया, क्लास में शुरू में कुछ नहीं जानता था, लास्ट में टेस्ट लेते थे तो टॉप करने लगा वो बच्चा, और फिर उन्होंने सीटेट निकाला, फिर BPSC निकाला। तब तक में उसके जो वो लड़की के जो पिताजी थे उसकी शादी दूसरे से करवा दी। तो जैसे ही शादी हुआ उसके बाद उसका नौकरी लगा BPSC में। अब उनका स्टेटस देखते हैं तो देखने वाला होता है कि देख करके जल जाओगे एकदम सामने वाला। तो कहीं भी करता हूँ तो वो लेवल का मोटिवेशन होना चाहिए, सब में होना चाहिए, हंसने वाली बात नहीं है। वो पढ़ाई छोड़ करके भी इतना अच्छा करके जॉब कर रहे हैं, आप लोग तो रेगुलर पढ़ रहे हैं, आप में तो कुछ कमी ही नहीं है, आपको तो और ज़्यादा मोटिवेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर संबंध बनाने के लिए या संबंध स्थापित करने के लिए क्या कर रहा है, मोटिवेशन आ रहा है, पढ़ रहा है, अचीवमेंट आ रहा है। तो ये चीज़ें 3 है। तो सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करना है, उपलब्धि के लिए। तो ये वाला, ये तीनों है, बस इतना याद रखने, इसमें कुछ नहीं है कि सत्ता की आवश्यकता अगर दे ऑप्शन में नहीं, संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं, उपलब्धि वाला तो हाँ ये वाला बच्चे में डेवलप करना है, इसके लिए गोल को आगे बढ़ाना है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आता है एक उन्मुखीकरण।
ये भी एक गोल ही होता है, एक मोटिवेशन ही है। ये भी टीचर को बच्चे में डेवलप करना होता है। इसमें भी 3 टाइप होता है। कितना टाइप? कौन कौन से? मोस्टली नहीं होता पहला, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। दूसरा होता है आपका फेल्योर एवॉइडेंस ओरिएंटेशन। और तीसरा होता है मास्टरी ओरिएंटेशन। इस परफॉर्मेंस को कहते हैं, और दूसरा नाम निष्पादन कहेंगे या उपलब्धि। नहीं है, ये उपलब्धि अलग है। निष्पादन या इसको कहते हैं, एक वर्ड क्या था, अच्छा वर्ड था, हाँ वेरी गुड, प्रदर्शन। प्रदर्शन उन्मुखीकरण। तीनों को एक एक करके समझाएंगे। ये है फेल, या कहेंगे यहाँ पर फेल पर ही हार, या ऐसे कहेंगे फेल से बचने के लिए और तीसरा जो होता है इसको कहते हैं पारंगत, या कहेंगे महारत। ठीक है, पारंगत कहेंगे, महारत कहेंगे। अब ये क्या होता है, 3 तो वहाँ पर देखे, उपलब्धि था, पावर था और एफिलिएशन था। यहाँ पर है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, फेल्योर एवॉइडेंस है, मास्टरी है। सबसे पहला परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन या निष्पादन या प्रदर्शन में आएगा। इस तरह का अगर मोटिवेशन बच्चे में रहेगा तो वो चाहेगा कि क्लासरूम में टॉप आए, फर्स्ट आए। इसमें कौन सा मोटिवेशन रहेगा? फर्स्ट आने के लिए या टॉप करने के लिए। तो ये जो पढ़ेगा टॉप करने के लिए पढ़ेगा, फर्स्ट आने के लिए पढ़ेगा। इस बार टेस्ट में कम नंबर आया, अगले बार वो मेहनत करेगा और टॉप करेगा। तो इसमें ये वाला मोटिवेशन ज़्यादा देर नहीं टिकता है। जब इसके मन में आ जाए कि इस बार टॉप करना है, तब वो एग्ज़ाम लास्ट में आएगा, बस पढ़ना शुरू कर देगा। तो ये वाला उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी टॉप है। अगर पढ़ रहा है तो मतलब टॉप करने के लिए पढ़ा, लेकिन पढ़ तो रहा है। अब सीटेड में आप ही लोगों में आ जाइए वाला कि हमको 144 नंबर लाना है, तो उस तरह से मेहनत करेंगे। अच्छी बात हुआ या ख़राब हुआ? अच्छी बात हुई। तो ये ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। अभी कहेंगे इससे भी और ज़्यादा दूसरा अच्छा है। तो ये वाला मोटिवेशन बच्चे में डालना है। कौन सा? निष्पादन या प्रदर्शन वाला, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। तो टीचर को यहाँ पर निष्पादन के लिए बढ़ाना है। वहाँ 3 था अलग, यहाँ 3 अलग है। अब दूसरा एक बच्चा और आता है दूसरे नंबर का कैटेगरी का, वो चाहता है कि सीटेड में किसी तरह से 82 नंबर आ जाए, बस खाली फेल ना हो और पास हो जाओ। तो यहाँ फेल से बचने के लिए पढ़ेगा, तो उतना मेहनत नहीं करेगा। बस क्लास आ रहा है, जा रहा है, टेस्ट देगा, देखेगा टेस्ट में आ रहा है 85 नंबर, उसको अब लगेगा कि बहुत नंबर आ गया, 3 नंबर तो बेसी ही हो गया, आप क्या करना है पर क्लास आएगा जाएगा इस तरह से। अब उसको ये पता नहीं है कि अगर बाद में वहाँ भारी क्वेश्चन आ गया तो वही 4 नंबर घट गया तो 81 पे अटक जाएंगे। ये ध्यान में नहीं रहता, बस पास होने के लिए मेहनत करेगा। तो ये वाला उतना अच्छा हुआ, कभी ज्ञान ले पाएगा? किसी तरह 33 नंबर आ जाए, ऐसा चाहते थे 10th क्लास में, क्योंकि क्रिकेट खेलने से फुर्सत नहीं होता था। तो इस फेल से बचने के लिए थोड़ा सा चलो साइंस भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा मैथ भी पढ़ लेते हैं, कहीं फेल ना हो जाए, घर में बेइज्जती ना हो जाए। तो इस फेल से बचने के लिए क्या करेगा? फेलियर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन आएगा। तो ये वाले को बच्चे में कभी बढ़ावा नहीं देना है, फेल के लिए नहीं पढ़ाना है, फेल से बचने के लिए नहीं पढ़ाना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। फिर आ जाता है लास्ट में मास्टरी ओरिएंटेशन, जिसको कहते हैं पारंगत या महारत। अब इसमें बच्चा जो है ना ही टॉप होने के लिए पढ़ेगा, ना ही फेल से बचने के लिए। वहाँ पर जो उसके अंदर जो मोटिवेशन होगा वो ज्ञान हासिल करने के लिए उसको लगेगा कि सीडीपी इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि हम भी पढ़ा सके आगे चल करके, इस लेवल का पढ़ना है। यहाँ भी पढ़े और भी पढ़े, किताब में पढ़ रहे, सब जगह जा करके पढ़ रहे। तो इस तरह से ज्ञान अगर हासिल करेगा उसमें वो मास्टरी या महारत हासिल कर लेगा। अब ये बच्चा क्या टॉप नहीं करेगा? एकदम टॉप करेगा। तो ये बच्चा टॉप भी करेगा और ज्ञान भी हासिल करेगा। तो यहाँ पर कहेंगे क्या? ज्ञान हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर ज्ञान हासिल करने के लिए, यहाँ फेल से बचने के लिए, और यहाँ पर
फर्स्ट या टॉप आने के लिए बच्चा पढ़ेगा। तो ऑप्शन जब भी मिलेगा तो सबसे पहला नज़र जाना चाहिए पारंगत या महारत पर। तो आपकी निगाहें इसी को ढूंढेगा। अगर ये नहीं मिला तब कौन सा मारना है, तब परफॉर्मेंस में जाना है। तो ऑप्शन में दिखेगा अभी क्वेश्चन आएगा। तो ये 3 ओरिएंटेशन है, टीचर को बच्चे में डालना होता है, इसकी आदत लगानी होती है कि बच्चा को हमेशा मोटिवेट करना है। मास्टरी ओरिएंटेशन ज्ञान हासिल करने के लिए, ना कि फर्स्ट आने के लिए, टॉप आने के लिए या फेल से बचने के लिए। अगर ये नहीं रहेगा तब उसको ठीक करेंगे, ठीक है। तो ये था मोटिवेशन थ्योरी। अब आ गया क्वेश्चन। कौन सी आवश्यकता सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए बच्चे में? तो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल नीड ये पूरा होना चाहिए। मतलब भूख प्यास नींद ये सब पूरा होगा तभी आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहला वही बोला, उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए, संबंधित है। अब्राहम मैस्लो के हिरार्की ऑफ नीड थ्योरी से संबंधित है। और शारीरिक आवश्यकता को सबसे पहले पूरा करना है। सम्मान वाला 4 नंबर में आ जाएगा। सामाजिक या प्यार स्नेह वाला 3 नंबर है। आत्मसिद्धि 5 नंबर वाला, ठीक है। और 2 नंबर वाला सुरक्षा। नेक्स्ट देखिए, कैसा मोटिवेशन है बच्चे में? कौन है बाह्य वाले और कौन है आंतरिक वाले? पहले आंतरिक वाला हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है। और बाह्य वाले और दूसरा तीसरा भी कोई है क्या? एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। हमको इस बार डॉक्टर बनना है, MBBS बनना है। मेहनत से पढ़ रहा है बच्चा ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। अब वो उत्तीर्ण हो सके, उत्तीर्ण का मतलब क्या है? पास हो सके। पास होगा तो पास होने से सिर्फ मिल जाता है सीट? नहीं मिलता है। तो लगभग टॉप ही कह सकते हैं उसमें, या उस रैंक में आ सके जहाँ की उसे दाखिला मिल जाए। यह विद्यार्थी डैश रूप से होगा, है ना, वह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। तो कहेंगे व्यक्तिगत रूप से, यानी खुदे अभिप्रेरित है। ऐसा अभिप्रेरणा पढ़े वो तो आंतरिक। दूसरा अनुभाविक, ठीक है, अनुभाविक मोटिवेशन पढ़े नहीं। तीसरा आंतरिक और चौथा है बाह्य। अब बाह्य वाला में क्या होता है? केंद्र बिंदु बाहर होता है। बाहर कुछ इनाम पाने के लिए, कुछ रिवार्ड पाने के लिए इस तरह से तैयारी करेगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे के अंदर ये जो वाला जगह है, खुद अंदर से कह रहा है तुमको डॉक्टर बनना है, इसके लिए तुमको मेडिकल की तैयारी करनी होगी और आपको नीट का एग्जाम निकालना है। जब इस तरह की तैयारी कर रहा है तो कैसा मोटिवेशन? आंतरिक मोटिवेशन होगा। डॉक्टर बनने के लिए कड़ी तपस्या करनी होती है। तुरंत या 6 महीना साल भर में नहीं हो जाता, एक लंबा प्रोसेस है। और बच्चे को सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा तभी निकलेगा। हम और आप नहीं निकाल पाएंगे जब तक इसके लिए मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, इस दिशा में काम नहीं करेंगे। तो कह रहा है कि स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू फ्रेम डैश गोल। तो कैसा गोल करना है? मास्टरी ओरिएंटेशन, फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, फेलियर एक्सेप्टिंग या मास्टरी एवॉइडेंस। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एवॉइडेंस। एवॉइडेंस का मतलब क्या होता है? परिहार, या कहेंगे जिससे कि वो बचना चाहता है। तो इससे बचने के लिए, मास्टरी या महारत से बचने के लिए तो नहीं होगा, हट गया। और सफलता स्वीकारी नहीं होगा। प्रदर्शन उन्मुखीकरण क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे पहले नंबर में महारत उन्मुखीकरण दिया हुआ रहेगा। ये ऑप्शन में नहीं रहता तब जाते दूसरे वाले के साथ, ठीक है। परिहारी का मतलब कोई चीज़ से आप बचना चाहते हैं। जैसे आप फेल से बचना चाह रहे हैं, उसी को परिहार कहते हैं, एवॉइडेंस कहते हैं। किससे बचना चाह रहे हैं? फेल से, इसीलिए पढ़ रहे हैं। 82 नंबर आ जाए इससे कम नहीं, तो वहाँ पर फेल से बचने के लिए पढ़ रहे हैं। अब कोई बच्चा आता नहीं, हमको 140 नंबर लाना है, उसके लिए लास्ट में एक कहानी सुनाएंगे छोटा सा। देखिए तो पहले आप लोग आंसर कर दीजिए। क्या होगा? अच्छा, ये बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है या बाह्य? आंतरिक होगा ना। जब खुद को दोष दे तो आंतरिक, और जब दूसरे पे इल्जाम लगा दे बाह्य। यही छोड़वा रात को फ़ोन कर करके डिस्टर्ब करता था, इसीलिए फेल हो गए। तो इसका नाम लगा रहे तो बाह्य, ठीक है। और हम नहीं पढ़ते थे, हम ही बात करते थे खुद,
तो आंतरिक। ठीक है, समझ रहे ना। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। क्यों फेल हुई है? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। तो खुद को दोष दे रहा है। रूही अपने प्रदर्शन के आरोपण किस कारक को कर रही है? तो पर्यावरणीय कारक, मतलब दूसरों पर नहीं। फिर कह रहा है योग्यता की कमी। ऐसा नहीं है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें योग्य नहीं है, सीखने के काबिल नहीं है। सब बच्चे योग्य होते हैं, बस मेहनत कम और ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। कोई बच्चा ज़्यादा जल्दी सीख रहा है, उसको कम मेहनत करना पड़ता है, और जो जल्दी नहीं सीख पा रहा है उसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। फिर है कोशिश की कमी। उन्होंने एफर्ट या प्रयास नहीं किया, लैक ऑफ एफर्ट यानी प्रयास नहीं किया, इसके वजह से फेल हो गया। अगर वो प्रयास करती पढ़ती तो पास हो जाती। कठिन भाग्य, ऐसा किस्मत विस्मत कुछ नहीं होता है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यही क्वेश्चन पूछता है, इससे ज़्यादा भारी नहीं रहता। तो सेम क्वेश्चन है ना? ठीक है, 2 बार सेम क्वेश्चन पूछ दिया लगातार। आप बताइए क्यों मोटिवेशन या मोटिवेशन देना चाहिए बच्चे में? क्या होगा? कह रहा है एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए, क्यों मोटिवेट करना चाहिए बच्चे को, ये बताना है। दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, पूरा राज करे एकदम, ठीक है, इसलिए उसको मोटिवेट करना चाहिए। मूर्त पुरस्कार जैसे कि नगद इनाम, प्रमाण पत्र इत्यादि पाने के लिए। कैसा मोटिवेशन है ये? आंतरिक या बाह्य? तो ये बाह्य मोटिवेशन है तो नहीं होगा। संप्रति मतलब कॉन्सेप्ट की समझ बढ़ाने के लिए, ये कैसा मोटिवेशन है? आंतरिक मोटिवेशन है, और इसी को डेवलप करना है बच्चे में। अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए, फिर बाह्य कारक हो गया बाह्य मोटिवेशन। तो किस लिए? समझ बढ़ाने के लिए पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, एक सेकंड रुक जाइए, इधर से आप बोलिए। बोलिए इधर से। एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्य को बढ़ावा देना है? तो ये तो आसान है ना, मास्टरी हासिल करने की दिशा में उन्मुख, परिहार वाला नहीं होगा। प्रदर्शन की दिशा में परफॉर्मेंस नहीं, फिर परिहार्य नहीं होगा। एविडेंस तो होगा नहीं, परफॉर्मेंस नहीं होगा जब मास्टरी हो तो। नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन है क्या? सेम है, ए नंबर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्या कीजिएगा आंतरिक रूप से? अनुबंधन के तरीके का प्रयोग करेंगे। कह रहा है शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने के लिए अनुबंधन के तरीके मतलब कंडीशन कर देना है, एक चीज़ से जोड़ देना है, किसी से नहीं। उचित पुरस्कार बाह्य मोटिवेशन हो जाएगा। दंड का प्रयोग बाह्य, तो बच गया क्या? विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रख करके, विद्यार्थियों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके पढ़ाएंगे, बच्चे को भी मजा आएगा, टीचर भी बेहतर ढंग से पढ़ा पाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन हट के है क्या? देख लीजिए, टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट होगा। तो लर्निंग में कौन सा सार्थक होगा, सहयोग करेगा सीखने के प्रक्रिया में? कौन सा? तो कह रहा है कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, आसान बनाती है, सरल बनाती है? क्या दहशत पैदा करके सरल बनाएंगे, कुंठा करेंगे बच्चे में, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन एकदम पूरा चिढ़ कर देंगे, बच्चे को चिढ़ा देंगे, या उत्तेजना? तो एक्साइटमेंट, बच्चे में हमेशा एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए कि कल जो सर टॉपिक पढ़ाएंगे, अब क्या पढ़ाएंगे, इस तरह से ले जा करके लास्ट में छोड़ना है टीचर को। वो नागिन वाला सीरियल देखें, लास्ट में ऐसे करके छोड़ता है, अब लगता है पता नहीं कल क्या होगा, और फिर दूसरे दिन पहले ही टीवी खोल करके बैठ जाते हैं, छूट ना जाए कहीं। तो ये वाला मोटिवेशन होना चाहिए। कुंठा मतलब फ्रस्ट्रेशन हो गया, और क्या? फ्रस्ट्रेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, टेंशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन गुस्सा नहीं होता है एक चीज़ का, तो वो चीज़ टेंशन से ही फ्रस्ट्रेशन आता है।